CDP क्लास 38। सेशन पसंद आएगा आपको, ऐसी मेरी उम्मीद होगी। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड, मतलब वो कौन सी पोजीशन है, वो कौन सा क्या कहलाएगी वो चीज जहां विचार भाषा के पैटर्न को प्रभावित करें। मतलब जो आपका थॉट है वो इन्फ्लुएंस करेगा लैंग्वेज को। यही है या कुछ और है? हाँ, नहीं, उल्टा है। आपका जो थॉट पैटर्न है, जो आपके विचार हैं, वो आपकी भाषा से प्रभावित होंगे। यानी आप बंगाली बोलते हैं तो आपकी जो उस लैंग्वेज की नॉलेज है वो प्रभावित करेगी आपके थॉट्स को। आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो वो आपके थॉट को प्रभावित करेगा, हिंदी साहित्य पढ़ा है तो वो आपके थॉट को प्रभावित करेगा। दैट मीन्स लैंग्वेज जो है वो आपके विचार को निर्धारित कर रही है। इसको हम क्या कहेंगे ये बता दीजिए, बताओ एक बार। डी नहीं होगा, ये कल्चरल टेंडेंसी नहीं कहते इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, जिसकी बात की थी ली वोर्फ ने। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म यानी भाषा आपके थॉट को डिटर्मिन कर रही है। ली वोर्फ नाम था इन व्यक्ति का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, तो ली वोर्फ ने बात की थी लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म की। बेसिकली जो भाषा है आपके विचारों को प्रभावित करती है ना। तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उस तरह के विचार, उस तरह की चीजें आपके अंदर आती हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उस तरह के विचार, मतलब बेसिकली भाषा आपके थॉट को प्रभावित करती है। ठीक, ये बिल्कुल अलग है वाइगोत्स्की और पियाजे से, तो इसको मिक्स एंड मैच मत कीजिएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क्स व्हिच शी कैन हैंडल इजीली शी इज यूजिंग। यानी दिव्या जो है वो जो टास्क उसको असाइन होते हैं, जो काम उसको असाइन होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके सॉल्व करने का प्रयास करती है। बताओ एक बार, आंसर करो। सेकंड का सी, बी, मिक्स्ड आ रहे हैं आंसर। फंक्शनल फिक्सनेस तो होती है कि आपने बहुत बार ट्राई किया, आपने कोई एग्जाम दिया बार बार और आप फेल हो गए, तो आपके दिमाग में अब ये हो गया कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं। आपने 2 बार स्कूटी चलाई, 4 बार चलाई, 5 बार ट्राई किया, 2 बार आपके हाथ पैर टूट गए, या आपको एंजाइटी हो रही थी, कुछ हुआ, मतलब आपने कई बार कोशिश की और आपके असफल प्रयास रहे। अब उससे एक टेंडेंसी आपके दिमाग में बन गई कि यार मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। लर्नेड हेल्पलेसनेस जैसा कह सकते हैं इसको। ठीक, सेकेंडरी एलेबोरेशन नहीं। सब गोल एनालिसिस सिंपल आंसर है। जो आपका एक गोल था, जो टास्क था, उसको आपने सब गोल में या सब टास्क में डिवाइड कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया छोटे टुकड़ों में एनालाइज करने के लिए, और फिर उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो आंसर बी हो गया। बिल्कुल तेजी से आप आंसर कर पा रहे हैं और ये बहुत ही मजे की बात है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। मतलब जो समाज है वो निर्धारित करता है किसका, महिलाओं और पुरुषों की भूमिका। क्या कहेंगे आप इसको? थर्ड का सी फॉर चूहा, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। बात तो बिल्कुल सही लग रही है। कैसे? लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में, कि समाज ने जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए समाज ने अपनी कुछ भूमिकाएं बना दी। अदरवाइज हमारा बायोलॉजिकल ऐसा कोई रोल नहीं है कि ये काम सिर्फ पुरुष ही करेंगे, ये कपड़े सिर्फ पुरुष ही पहनेंगे। ये क्या हुआ? ये समाज ने कुछ रोल्स निर्धारित कर दिए जिनको हम निभा रहे हैं या फिर नहीं निभा रहे हैं। ये इन्हीं को हम कह रहे हैं कि समाज के द्वारा बनाई गई जो चीज है उसको जेंडर कह रहे हैं। और अगर यहाँ सेक्स लिखा होता तो इसको हम बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कह देते, यानी कि जैविक संरचना है। भाई बायोलॉजिकली मेल और फीमेल अलग हैं, ये एक डिफरेंट ओरिएंटेशन हुई। लेकिन जो हमने, समाज ने नियम दे दिए कि खाना जो है फीमेल्स ही अच्छा बनाएंगी, बेशक सारे 5 स्टार्स में कुक मेल हो ज्यादातर, तो वो क्या हुआ? समाज ने रोल दिया, जेंडर रोल है ना। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है, ऐसा कोई लिखा नहीं है कहीं, हमने बनाया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये भी थक गया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। यानी ग्रेड करना, A+, B+, C+, कोडिंग, मार्किंग, कोड कर रहे हैं, इतने परसेंट 90 आए हैं तो A ग्रेड मिलेगा। ठीक, क्रेडिट एक्यूमुलेशन, बच्चे के इतने क्रेडिट इकट्ठे हो गए, इसके बिहेवियर भी ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये खराब है, इस तरीके से आपने चीजें बनाई। आंसर करो। थैंक यू सुरेंद्र कुमार। भाई ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ
सिंबलाइजिंग पोजीशन, नहीं पोजीशन से तो कोई बात नहीं। डेपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस रिपोर्ट इन कार्ड, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट या इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। बताइए एक बार क्या आंसर देने में लगे हुए हैं आप लोग। सी फॉर क्यूट कह रही हैं प्रियंका, लेकिन आप पी फॉर प्रियंका हैं, ठीक है। सी फॉर कैट ही है ये। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, के बच्चे कैसे स्कोर करेंगे इसका एक प्रोसीजर बना हुआ है, कुछ ग्रेड्स बनाए गए हैं, कुछ कोडिंग मार्किंग, कुछ क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम हुआ है जिसके बेसिस पे आप ओवरऑल बता पाएंगे कि बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे आपने उसकी अचीवमेंट को आप असेस करेंगे। आकलन करने का तरीका क्या होगा, क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, कैसे आप कोड्स देंगे, कैसे आप ग्रेड्स देंगे। तो ये सब सी ऑप्शन के अंदर आएगा। सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात नहीं है कि उसमें दर्शा दिया हो, अभी हम एक क्राइटेरिया बना रहे हैं, रूब्रिक्स बना रहे हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम माप पाएंगे, बच्चों को असेस कर पाएंगे, आकलन कर पाएंगे, मापना भी कहना गलत होगा, देख पाएंगे कि उनके अंदर क्या बेहतर चीजें हैं, क्या बेहतर होने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू, यानी कि जो बच्चों के अचीवमेंट यानी शिक्षार्थियों की जो उपलब्धि है उसका आकलन जो है टीचर को किस चीज में हेल्प करेगा। मतलब आपका टेस्ट ले लिया जाए, अगर क्लास में थोड़ा जांच लिया जाए, आपको कुछ 4 सवाल पूछ लिए जाए आपसे, तो ये टीचर्स को किस चीज के लिए हेल्प करेगा, टीचर को इस चीज से क्या मदद मिलेगी, ये बताओ। आज क्लास मिली आपकी, बहुत बड़े नेहा, ठीक है मनी मॉर्निंग का आंसर क्या होगा इसका। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, सिर्फ मेंटेन करने में थोड़ी हेल्प मिल रही है। एबिलिटी ग्रुपिंग, प्रिपेयरिंग एक्टिविटी लॉग, सबसे बेहतर क्या है कि टीचर खुद की पेडागोजी को इवेल्युएट कर पाएंगे। कल जब आप सीटेट में 30 में से 30 लेके आएंगे, सीडीपी में 25 लाएंगे, 28 लाएंगे, तब मैं भी अपना आकलन कर पाऊंगी कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया वो आपको किस हद तक प्रभावशाली साबित हुआ, किस हद तक उस चीज में आपको मदद मिल पाई, आप कैसे उसको अप्लाई कर पाए और आगे उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, या आज भी जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्कोर अपना। ठीक है प्रियंका जी, धन्यवाद, तारीफ के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं प्रियंका शर्मा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सीटेट में 5 नंबर का टॉपिक। इन जनरल भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां समावेशी शिक्षा से प्रश्न ना पूछा जाता हो, है ना। तो आंसर करने का प्रयास करें। ओह गॉड। 6th का ए, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बात हम जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है समावेशी शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, चाहे कोई स्पेशल बच्चा हो, चाहे नॉर्मल हो, गिफ्टेड हो, है ना, चाहे किसी को देखने में समस्या हो, चाहे किसी को सुनने में समस्या हो, चाहे बिल्कुल एवरेज हो, चाहे बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी का समावेशन, इंक्लूजन। जैसे जो मदर नेचर है, जो प्रकृति है हमारी, वो सभी को एक समान हवा देती है, एक समान क्या कहें उसको, सूर्य का प्रकाश देती है, सारी चीजें एक जैसी ही देती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। अगर आप एक जगह पे हैं तो ये मत कहने लग जाना कि हम तो यहाँ हैं, आपके यहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। तो बेसिकली जैसे मदर नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वैसे ही हम एजुकेशन में बच्चों को उनके क्षमताओं और उनकी विभिन्नताओं के लिए डिस्क्रिमिनेट ना करें, मेथड में परिवर्तन करके इक्विटी और इक्वालिटी को लाकर के सबको समान अवसर मिल सके। और इक्विटी का मतलब है, समान अवसर का मतलब ये नहीं आपने एडमिशन तो दे दिया, अब आप ध्यान ही नहीं रख रहे। किसी बच्चे को चलने में प्रॉब्लम थी, आप कह रहे हैं सीढ़ियों से जाओ तुम, तो अब वो चल वैसे ही नहीं पाता, अपनी जो भी उसके पास एक व्हील चेयर है। तो इक्विटी का मतलब है आपने क्या किया, एक स्कूल की बिल्डिंग में थोड़ा चेंज कराया, अपने मेथड्स में थोड़ा चेंज कराया, एक रैंप बनवाया जिससे एक नॉर्मल बच्चा भी जा सके और जो व्हील चेयर पे है वो भी जा सके। मतलब ये समता है, सेंसिटिव होकर के बच्चे की नीड के प्रति आपने कुछ प्रावधान किए अपने मेथड में या सिस्टम में। तो सिस्टम में चेंज करना इंक्लूसिव एजुकेशन है, ना कि बच्चे में, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए है। The Rights of Persons with Disabilities Act has been enacted in the year, RPWD Act किस ईयर में लागू हुआ, बताइए एक बार। 1995, 1999, 2016 या फिर 1992। कई लोग तो इतने मतलब
आंख बंद करके ही तुक्का लगाते हैं। 1992 में लर्निंग विदाउट बर्डन आया था। लर्निंग विदाउट बर्डन शिक्षा बिना बोझ के यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी। ठीक, जिसमें कुछ चेंजेस हुए थे। ये लेटेस्ट जो लागू हुआ है वो 2016 में हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट था जो 1995 में आया था। यहाँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नहीं लिखा, द राइट ऑफ पर्सन्स, यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ये पीडब्ल्यूडी जो था जिसमें कुछ 7 अक्षमताएं थी, 7 डिसेबिलिटीज थी, 1995 में आया। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसका नाम बदल करके पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का नाम किया द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज है, यानी 14 डिसेबिलिटीज को, 14 अक्षमताओं को ऐड किया गया। जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको भी ऐड किया गया, जो ड्वार्फिज्म है, बोनापन, उसको भी ऐड किया गया, और भी पार्किंसंस से लेकर के बहुत सारी इसमें चीजें ऐड हुई। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, एक बार लेटेस्ट भी बना दूंगी। मोर देन 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक, तब आपको एक रिजर्वेशन या जो भी बेनिफिट है इसका मिल पाएगा। मतलब जो भी बेसिकली डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है उसको। तो ये एक बेसिक सा ध्यान रखना, पीडब्ल्यूडी नहीं था, आरपीडब्ल्यूडी था। आगे बढ़ेंगे, और ये सारी जो चीजें देखता है ये आरसीआई देखता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, RT 2009 जो है वो इंश्योर करता है the rights of children with disabilities to free education from, मतलब किस एज के बच्चों को जिनको डिसेबिलिटी है, अक्षमताएं हैं, निःशुल्क शिक्षा मिले आरटीई के अकॉर्डिंग। बताइए एक बार। ऐसे लाइक शेयर किया करो, करके जाया करो। भूल गए हो क्या इतने दिन में कि हमारे यहाँ एक प्रथा थी लाइक और शेयर करने की है? आज टी शर्ट क्यों नहीं बनी? अभी मेरी करियर पे क्लास थी शाम में, तो आज बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ, वैसे मैं पहन लेती हूँ। आई थॉट कि चलो थोड़ा परिवर्तन लाते हैं। 6 to 18 ईयर्स, 6 से 18 वर्ष, किसके लिए है ये? डिसेबिलिटी के लिए। अलग से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इसको इंसर्ट किया हुआ है। नॉर्मली जो है वो 6 से 14 वर्ष है सामान्य बच्चों के लिए, कि फ्री एंड कंपलसरी, यानी क्या कहें इसको, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो आंसर होगा इसका 6 से 18। डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी थियरीज ऑलमोस्ट रिवाइज करा दी जाएंगी दोबारा से। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स, यानी अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चों को, विभिन्न अधिगमकर्ताओं को आपने लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराया, तो ये क्या कहलाएगा? 9th का डी, यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन। कुछ भी बना दो, हैं कभी सुना है आज तक? यूडीएल याद करो, यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। बेसिकली इस तरीके के फॉर्मेट्स बनाए जाएं कि वो बच्चे के, अलग अलग बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग मटेरियल्स फुलफिल हो पाए, ठीक। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी सार्वभौमिक तरीका है ये, जिसमें सभी बच्चों की नीड्स का ध्यान रखते हुए मटेरियल को, सामग्री को, तरीकों को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि हर बच्चे के लिए वो सूटेबल हो। तो इंडिविजुअल नीड्स का यहाँ ध्यान रखा गया है। यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ये कुछ हद तक कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को कामयाब बनाने के लिए यूज में आ सकता है, हालांकि ये एक अलग प्रोग्राम है। आगे बढ़ेंगे। डैश इन्वॉल्व्स सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एटसेट्रा। मतलब कि किस एक चीज को, प्लीज कॉल माय नेम, नाम तो गया आपका बहुत तेजी से, होगी सुपर टेट की क्लास भी। देखो एक बार, डैश इन्वॉल्व्स, तो इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं, परासंज्ञान कहते हैं, कि आप सेल्फ अवेयर हैं, मतलब खुद को लेके आप अवेयर हैं, खुद की एबिलिटीज, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी एक्टिविटीज को रिव्यू करना है। प्लानिंग है, रिवाइजिंग है, मतलब आप स्वयं में सेल्फ अवेयर हैं, ये कह सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज को लेके। चीजें होने से पहले आप देख लेते हैं कि ये इसका रिजल्ट हो सकता है, या मैं इसको ऐसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप अवेयर हैं अपनी एबिलिटीज और अपनी कमजोरियों के लिए।